उधर जब अमित ने देखा कि लक्की के माथे से पसीना गिरने को था, तो वो समझ गया कि लक्की घबरा गया था और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अमित बीच में ही आगे आते हुए बोला, अरे देखो, लक्की तो अपना असली हीरो है। भाई को पता है कि सब लोगों को भूख लगी होगी। सब लोग इधर सुबह से कोयल का ध्यान रखने में लगे हुए होंगे, इसलिए वो न सिर्फ कोयल के लिए बल्कि हम सब के लिए खाना पैक करवा के लाया है। क्या बात है मेरी जान, ज्यो, अमित ने कहा और उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। वैसे तो लक्की कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अगर इस सिचुएशन में वो मना कर देता तो आज ये सब दोस्त मिलकर उसकी हालत खस्ता कर देते। वो उसकी इतनी फजीहत करते, इतनी बेइज्जती करते कि लक्की यहीं खड़े खड़े अपनी जान दे देता। अब भले ही वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए लाया था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे अमित की बात में हां भरनी पड़ी थी कि वो ये खाना किसी और के लिए नहीं बल्कि कोयल के लिए लाया था। वैसे भी आदमी हॉस्पिटल में खाने से अच्छी चीज है मरीज के लिए, और क्या ही ला सकता था। वाह, लेकिन मैं तो ये पहली बार सुन रही हूं कि कोई आदमी मरीज से मिलने के लिए आया और उसके लिए बाहर का खाना लाया, मानसी ने कहा और हंसने लगी। उसके बाकी सभी दोस्त भी उसकी इस हंसी में शामिल हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि लोग मरीज से मिलने आते हैं और वो अपने साथ खाना नहीं लाते हो। एक माँ जब अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वो तो खाना लेकर ही आती है, और कोयल का कौन सा पेट खराब हुआ है जो बाहर का खाना नहीं खा सकती है। तुम लोग सब अभी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हो, इसलिए तुमने अभी असली दुनिया नहीं देखी है, गर्वित ने लक्की के बचाव में और भी बड़ी बात करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही कोयल के सब दोस्त आपस में बात करने लगे। अरे, पर जब तुम इस डिब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? उन सब की बातों के बीच कोयल ने अपनी पतली सी आवाज में कहा। उसे इस बात पर काफी शर्म आ रही थी कि उसके कॉलेज का लड़का, और वो भी लक्की जैसा, उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। अब किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या, लक्की ने अपने आप से कहा। वह मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसे भी हॉस्पिटल के नियमों की जानकारी थी, लेकिन अब वो ये सब कहकर फंस गया था कि वो ये खाना कोयल के लिए लेकर आया था। वो ना हाँ कह पा रहा था और ना ही ना कह पा रहा था। अरे चलो कोई बात नहीं, पर ये लाया क्या है, पहले वो तो देख लो, दिशा ने कहा और उसके डिब्बे को खोलने के लिए लक्की की दिशा में आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो डिब्बा खोलती, उसके पीछे से और एक दोस्त की आवाज आई और उसने कहा, अरे क्या खोलकर देख रही हो, वैसे भी ये कौन सा पनीर कोरमा लेकर आया होगा, तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है। ऐसे में इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये वही लड़का है क्या जो पहले एक ढाबे पर डिलीवरी का काम करता था? मैं जब भी उस होटल से कुछ ऑर्डर करता था ना, तो शायद यही आदमी देने के लिए आता था। उस ढाबे पर ज्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो ये वहां से वही लाया होगा, एक लड़के ने और कहा। वहां पर इतनी भीड़ हो रही थी कि लक्की देख नहीं पा रहा था कि उसके बारे में कौन बोल रहा था। अच्छा, तो इस डिब्बे के अंदर वो सड़े से 50 वाले फ्राइड राइस हैं, इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए, एक और लड़की ने अपनी भौहें नफरत के साथ चढ़ाते हुए कहा। हाँ तो और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये एक फ्राइड राइस ले आया होगा, पर वो भी 100 रुपये से ज्यादा के थोड़े ही आते हैं। अभी यहां कोयल को अच्छे खाने की जरूरत है, और ये उसके लिए सड़क की किसी दुकान से घटिया से फ्राइड राइस लेकर आया है, एक लड़के ने कहा। अब अगर नर्स आकर देखेगी और उसे पता चलेगा कि कोयल ग्रुप की मालिक कोयल और उसके दोस्त ऐसी सड़क छाप फ्राइड राइस खा रहे हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो उस बात का सबके सामने जाकर ढिंढोरा पीट देगी और फिर पूरा हॉस्पिटल हमारे ऊपर हंसेगा। बोलेंगे कि आखिर फ्राइड राइस ही खाना था तो पेशेंट को किसी ढाबे पर ही एडमिट करवा देते। जैसे ही उस चश्मे वाली लड़की ने यह कहा, सब लोगों की हंसी निकल गई। वो लोग लक्की को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, लेकिन लक्की का मन कर रहा था कि वो अपने चेहरे अपने घुटनों में छिपा ले। उन लोगों की आंखों में लक्की जरा सी भी शर्म नहीं देख पा रहा था। वो उन सब के सामने खड़ा था और फिर भी वो सब उसके बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे। खैर,
उन लोगों को लक्की के बारे में इतना कुछ कहने से पहले डर नहीं लग रहा था। वो लोग जानते थे कि कोयल लक्की को कैसे ट्रीट करती थी, इसीलिए उन लोगों को भी लक्की को वैसे ही ट्रीट करने का लाइसेंस बन गया था। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से लेकर आया था, और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था। लेकिन वो इन सब लोगों के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहता था। वो दिल से अपने दोस्तों के लिए खाना लाया था, और वो बस यही चाहता था कि ठंडा होने से पहले उसके दोस्त इसे खा ले। यार अमित, मैं ये सब तेरे प्रीतम और गर्वित के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूं। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए इसे खा लो, लक्की ने अमित के कानों में कहा। अमित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसके दिल में लक्की के लिए प्यार उमड़ आया। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लक्की से वो खाने का प्लेट ले लिया। जैसे ही कोयल ने उसे ये करते हुए देखा तो वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे मत खाओ प्लीज। अमित, पता है ना इसमें क्या होगा, मत खाओ। जब कोयल की ये शब्द सबके सामने अमित के कानों में पड़े तो अमित भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने डिब्बा फर्श पर रखा और वो खाने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। उधर अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुल रहा था और इधर रागिनी का सिग्नल भी खुल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरी बत्ती हो गई थी। वो बस लक्की के रूमाल को अपने हाथों में दबाए मुस्कुरा रही थी। जब पीछे से हॉर्न बजाना शुरू हुआ तो रागिनी को ध्यान आया कि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां खड़ी थीं। रागिनी ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू किया और वो इस दुविधा में थी कि उसे रूमाल देने के लिए जाना चाहिए या नहीं। जब उसने रूमाल पहली बार देखा तब तो उसके दिमाग में यही आया कि उसे लक्की को ये रूमाल दे देना चाहिए था। लेकिन जब उसने उस रूमाल को अपने हाथ में लिया तो उसकी खुशबू की वजह से उसका मन ही नहीं किया कि वो उस रूमाल को अपने हाथ से छोड़े। उसमें लक्की की खुशबू के साथ साथ उसके खून के बहुत हल्के हल्के धब्बे भी लगे हुए थे। जब रागिनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल के लिए यू टर्न लेने ही वाली थी कि तभी ठीक उसने रूमाल को अपनी ब्लेजर की जेब में डाला और यू टर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया। जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी, वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रूमाल के लिए थोड़ी परेशान होगा, रागिनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाजा खुला तो लक्की ने देखा कि सामने प्रशांत खड़ा था। उसकी नजर बाकी लोगों को चीरते हुए सीधा कोयल पर ही जा टिकी थी। कोयल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और एक दूसरे को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे थे। बाकी लोग तो उन दोनों के लिए गायब ही हो गए थे। फिर प्रशांत उसके थोड़ा पास आया और बोला, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी? प्रशांत ने पूछा। उसके हाथ पर भी एक दो बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है और हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कोयल ने चमकती हुई आंखों से प्रशांत को देखा। लक्की देख पा रहा था कि प्रशांत से बात करने के दौरान ना जाने क्यों कोयल की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी और प्रशांत भी उसे ऐसे ही देखता था जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। इससे पहले कि प्रशांत उसकी बात का कोई जवाब देता, कोयल ने उसे कहा, वैसे देखा जाए तो असल में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें उस तरह से परेशान नहीं किया होता तो इससे पहले कि कोयल उसके आगे कुछ कह पाती, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। इन दोनों की बातें सुनकर अमित और उसके बाकी के दोस्तों का मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़ ले। चोट खाने के बाद भी इन दोनों का प्रेम खत्म नहीं हो रहा था। भले ही प्रशांत ने कोयल को भरी बरसात में दिल्ली की सड़क पर पटक दिया था और उसकी टांग में फ्रैक्चर ला दिया, तो भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो भगवान हो। और दूसरी तरफ लक्की जो इस गड्ढे के लिए अपनी सीट छोड़कर गया और जो उसके लिए खाना तक लेकर आया, ये लड़की उससे सीधे मुंह तक बात भी नहीं करना चाह रही थी। अमित ने एक गहरी सांस ली और कोयल के आगे हाथ जोड़ ली, इससे पहले कि ये दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ कह पाते।
अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई। अरे कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लग गई? कहाँ लग गई? किस गड्ढे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? जैसे ही कोयल ने उस आवाज को सुना, वो समझ गई थी कि उसके पीछे का इंसान कौन था। वो औरत कोयल के दोस्तों के बीच से होती हुई सीधी उसके पास आई और उसकी ओर चिंतित नजरों से देखने लगी। जब लोगों ने उसकी आवाज सुनी और फिर उसके कपड़े देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत कमरे में घुस आई थी, जिसने या तो साड़ी या तो सूट पहना था। लेकिन जब वो कोयल के पास आई तो उसने कोयल के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा तो लोगों ने देखा कि वो तो काफी जवान थी। वो देखने में कोयल से 4 से 5 साल ही बड़ी लग रही थी और उसने एक बढ़िया सैलन का शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। उसने अपने कंधे पर काले रंग का बैग टांगा हुआ था और उसके सिर पर उसका महंगा सा दिखने वाला चश्मा टिका हुआ था। प्रशांत ने उसके मुंह से अपने लिए जब गधा सुना तो वो उसे घूर कर देखने लगा। अरे अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कोयल ने भी चहकते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था और वो लगती भी ऐसे ही थी जैसे कश्मीर के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फोन आया था और जैसे ही मैंने सुना तो मैं भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं तो फटाफट 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए आ गई तुम्हारे पास, कश्मीरा ने कहा। उसके आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा बीच में नहीं बोलने वाला था। अरे अरे आंटी, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार में ही परेशान हो रही हो। कोयल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लक्की देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा शांत हो गई थी। फिर उसने इधर उधर नजर घुमाई और वहां खड़े हुए लोगों को देखने लगी। कश्मीरा ने देखा कि कुछ लोग तो कोयल के दोस्त लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं लग रहे थे। लक्की को तो वो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नजर प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही हैं वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने के लिए ले गया था। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अक्ल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो? इसके लिए लड़का कहां से ढूंढते? ज्यादा हीरोगिरी छड़ी है ना तो उसे उतार लो, जवानी की जोश में ना बुढ़ापा। इससे पहले कि कश्मीरा आगे कुछ कह पाती, कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है। उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते ना तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या? इसने हमारी हेल्प की थी? कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा। वो पहले से ही सारी बात जानती थी। लॉयन ग्रुप की धमकी के बारे में उसे भी पता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह मैटर सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उसकी आंखें देखी और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की चीजें जितनी आसान दिखती है ना, उतनी होती नहीं। तुझे पता है वो है चेतन मित्तल, खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है। वो कश्मीरा को दुनियादारी की कोयल से ज्यादा समझ थी। वो कामकाज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर से सच भी मालूम थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी, कश्मीरा ने कहा। लक्की उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूं। इतना कहते कि प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लक्की उसे देख रहा था और वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फोन उठाते?
क्या कोयल को लक्की की असलियत का पता चल जाता? अगर चल जाता तो लक्की फिर आगे क्या करता?